राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण आज के हमारे व्याख्यान का टॉपिक है राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद किस प्रकार से वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में असफल रहा। तो उसकी असफलता के मुख्य कारण क्या क्या रहे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रसंघ का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए भविष्य के युद्धों को असंभव बनाने आदि उद्देश्यों से हुआ था, परंतु राष्ट्रसंघ अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। 1939 ईस्वी के आसपास राष्ट्रसंघ एक मिस्री मम्मी की तरह निर्जीव संगठन बनकर रह गया। जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन करने का प्रश्न उठा तो 19 अप्रैल 1946 ईस्वी को राष्ट्र संघ का विधिवत दफन कर दिया गया। तो इसकी क्या वजह थी, क्यों असफल रहा राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे में, उसका हम अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो मुख्य कारण है वह है शांति संधियों से संबंध। राष्ट्रसंघ की 26 धाराओं को व्यर्थ में पेरिस सम्मेलन की वर्साई संधि सहित अन्य संधियों के साथ जोड़ दिया गया। यह कार्य इस संगठन के लिए भविष्य में दुर्बलता का सबसे बड़ा कारण बना। पराजित देशों को जो अपमानजनक संधियां करनी पड़ी थी वे उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। विभिन्न शांति संधियों के साथ जुड़े होने के कारण राष्ट्रसंघ को एक चरित्रहीन मां की बदनाम पुत्री कहा गया है, क्योंकि युद्ध में पराजित होने वाले देश राष्ट्रसंघ को शांति संधियों द्वारा थोपी गई व्यवस्थाओं का संरक्षक मानते थे और इसे विजेता राष्ट्रों की स्वार्थ सिद्धि मात्र मानते थे। पराजित देश जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित हुए थे और उन्हीं के द्वारा यह वर्साई की संधि एक तरफा थोपी गई संधि थी, जिससे पराजित राष्ट्र जर्मनी तथा अन्य देश इससे अत्यधिक क्रोधित थे। दूसरा जो मुख्य कारण है वह है संवैधानिक दुर्बलता। राष्ट्रसंघ के सदस्य उसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं थे, उन पर केवल नैतिक बंधन था। किसी भी राज्य को अपराधी घोषित करने का निर्णय परिषद द्वारा सर्वसम्मति से करना पड़ता था, किंतु इसमें राष्ट्रों के आपसी स्वार्थ टकराते थे, इसलिए सर्वसम्मत निर्णय कर पाना कठिन था। इसके अलावा संघ की कार्यप्रणाली जटिल थी। किसी समस्या को बहुत लंबा खींचा जा सकता था या उसे स्थगित भी किया जा सकता था। इस प्रकार की इसमें संवैधानिक रूप से व्यवस्था की गई थी, जिसकी वजह से यह निर्बल था। संघ के संविधान में युद्ध का पूर्ण निषेध नहीं किया गया था, केवल आक्रामक युद्धों को अवैध घोषित किया गया था। जबकि रक्षात्मक युद्ध को वैध माना गया था। यह बताना आसान नहीं था कि आक्रामक कौन है। प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में युद्ध पर उतारू हो जाता था। तो इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था में यह स्पष्ट रूप से नहीं था कि कौन आक्रामक है और कौन रक्षात्मक जो है इसको काम में ले रहा है। राष्ट्रसंघ के पास अपने निर्णय को लागू करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तंत्र नहीं था। किसी आक्रांता राष्ट्र के खिलाफ सैनिक कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों से परिषद सैनिक सहायता मांग सकती थी, परंतु सहायता देने या न देने का निर्णय सहायता देने वाले राष्ट्र की इच्छा पर निर्भर था।
इसके अलावा राष्ट्रसंघ के पास स्थायी और स्वतंत्र आय के साधन नहीं थे, जिसके कारण से उसे सदैव आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। तो इन संवैधानिक दुर्बलताओं के कारण राष्ट्रसंघ असफल रहा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे में। तीसरा जो मुख्य कारण आता है वह है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का असहयोग देना। राष्ट्रसंघ का यह दुर्भाग्य था कि उसका निर्माता राष्ट्र अमेरिका ही उसका सदस्य नहीं बन सका। अमेरिका जैसी महाशक्ति की पृथकता से राष्ट्रसंघ की नींव ही कमजोर रह गई। गैथॉर्न हार्डी के शब्दों में, एक बालक, जिसे राष्ट्रसंघ के रूप में हम मान सकते हैं, एक बालक को यूरोप के दरवाजे पर अनाथ की भांति छोड़ दिया गया। इस प्रकार की बात गैथॉर्न हार्डी के द्वारा कही गई है। राष्ट्रसंघ के लिए अमेरिका द्वारा राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बनने के कारण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से राष्ट्रसंघ के अस्तित्व पर कुप्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए, राष्ट्रसंघ के संविधान को मानने के लिए अमेरिका बाध्य नहीं था। यदि किसी प्रकार राष्ट्रसंघ प्रतिबंध लगाता था तो वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति अमेरिका से कर सकता था। अमेरिका के पृथक हो जाने पर फ्रांस और ब्रिटेन ने राष्ट्रसंघ की आदर्शवादी परंपराओं के स्थान पर संकीर्ण एवं स्वार्थपूर्ण नीतियों को प्रश्रय देना आरंभ कर दिया, जिससे विश्व की राजनीति पर कुप्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता था। अमेरिका जैसे देश के सदस्य नहीं बनने से यह संगठन सार्वभौमिक संगठन का रूप धारण नहीं कर सका। अमेरिका द्वारा सदस्य नहीं बनने के कारण फ्रांस की सुरक्षा के लिए की गई एंग्लो अमेरिकन गारंटी का कोई अर्थ नहीं रहा। फ्रांस अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठा था। उसने गुटबंदी की नीति अपनाई, जिससे विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका का असहयोग रहा और वह स्वयं भी राष्ट्रसंघ का सदस्य देश नहीं रहा। इसलिए यह एक सार्वभौम संगठन नहीं बन पाया। राष्ट्रसंघ का सार्वभौम नहीं होना, राष्ट्रसंघ की सफलता इस बात पर भी निर्भर थी कि विश्व के अधिकांश राष्ट्र इसके सदस्य हों, परंतु राष्ट्रसंघ के इतिहास में कभी भी वह मौका नहीं आया जब विश्व के सभी बड़े राष्ट्र इसके सदस्य रहे हों। सोवियत रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की को आरंभ में इसका सदस्य नहीं बनाया गया। कालांतर में भी जब इन्हें सदस्य बनाया गया तो शीघ्र ही इन राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ से नाता तोड़ दिया। अगला जो कारण है वह है राष्ट्रसंघ के प्रति सदस्यों के विभिन्न दृष्टिकोण। राष्ट्रसंघ की सफलता के लिए आवश्यक था कि उसके सदस्य राष्ट्र किसी भी ज्वलंत मामले को लेकर एक समान दृष्टिकोण अपनाएं, ताकि दोषी राष्ट्र के विरुद्ध कुछ कदम उठाए जा सके। परंतु इसके सदस्यों के हितों में स्वार्थवश विरोधाभास था। अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समय यह देखने में आया कि इसके सदस्यों ने अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के नाम पर विश्व शांति एवं न्याय का गला घोट दिया। फ्रांस ने राष्ट्रसंघ को सार्वभौम सुरक्षा का संगठन न मानकर जर्मनी को सुरक्षा का माध्यम समझा। ब्रिटेन अपने व्यापारिक हितों के कारण जर्मनी के प्रति राष्ट्रसंघ में उदार नीति अपनाता रहा। इसके अलावा कई राष्ट्र साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को कुचलने के लिए राष्ट्रसंघ का उपयोग करना चाहते थे। मंचूरिया पर जापान के आक्रमण को ब्रिटेन ने इसी उद्देश्य से माफ किया। हिटलर की दृष्टि से राष्ट्रसंघ आंख का वह कांटा था जो संपूर्ण विश्व पर जर्मन प्रभुत्व स्थापित करने में बाधक था। इटली ने भी कुछ इसी प्रकार की नीति का अनुसरण किया। सोवियत नेताओं की दृष्टि में राष्ट्रसंघ पिछली दशाब्दी की सबसे निर्लज्ज और चोरों की बनाई हुई वर्साई संघ की उपज बना रहा। इस प्रकार की संज्ञा सोवियत नेताओं ने दी है। राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और
शांति की स्थापना करने में असमर्थ रहा, क्योंकि संप्रभु राष्ट्र अपनी नैतिकता एवं नीतियों के राष्ट्र संघ के नैतिक एवं राजनीतिक लक्ष्यों के ऊपर कायम रख सकते थे। अगला जो कारण आता है राजसंघ की असफलता का, वो है विश्वव्यापी आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी, जिसके बारे में हम पूर्व के व्याख्यानों में अध्ययन कर चुके हैं। 1930 ईस्वी के आर्थिक संकट ने भी राष्ट्र संघ को क्षति पहुंचाई। प्रत्येक राष्ट्र इस आर्थिक संकट के कुप्रभाव से मुक्त होने के लिए अन्य राष्ट्रों की चिंता किए बिना राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आर्थिक उपायों का सहारा लेने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास को आघात पहुंचा। इस आर्थिक संकट ने जर्मनी में नाजीवाद, इटली के फाशीवाद और जापान के सैनिकवाद को पनपने में मदद पहुंचाई। फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हुई और राष्ट्र संघ के लिए कार्य करना दुष्कर हो गया। आर्थिक मंदी ने कई पूंजीवादी देशों में भारी असंतोष पैदा कर दिया और जनता में साम्यवाद का आकर्षण बढ़ने लगा। पूंजीवादी देश रूस के विरोधी हो गए। उन राष्ट्रों ने रूस विरोधी इटली, जर्मनी तथा जापान के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इन सभी परिस्थितियों के कारण राष्ट्र संघ के लिए कार्य करना मुश्किल सा हो गया था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1930 की, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो कारण है असफलता का, वो है अधिनायकवाद। राष्ट्रपति विल्सन और उनके सहयोगियों का विश्वास था कि राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य सामूहिक रूप से विश्व शांति, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। परंतु यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई कारणों से जर्मनी, इटली और स्पेन में अधिनायक शक्तियों की स्थापना हुई। हिटलर, मुसोलिनी और जनरल फ्रांको से शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वे हर संभव उपाय द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति चाहते थे। इन अधिनायकों का विश्वास था कि युद्ध सदैव ही अनिवार्य होता है और जिसे शांति कहा जाता है वह वास्तव में युद्ध विराम होता है। फलस्वरूप शांति की संभावना क्षीण होती चली गई और राष्ट्रसंघ में आस्था रखने वाले भी सामूहिक सुरक्षा की नहीं, अपितु अपनी अपनी सुरक्षा की चिंता करने लगे थे। तो इस प्रकार से इस अधिनायकवाद की प्रवृत्ति से भी राष्ट्रसंघ सफल नहीं हो पाया। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रसंघ के मूल्यांकन की। विश्व मंच पर राष्ट्रसंघ के 20 वर्षीय जीवन काल में उसकी राजनीतिक उपलब्धियों एवं सफलताओं पर विभिन्न मत हो सकते हैं, किंतु यह सत्य है कि सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राप्त उसकी उपलब्धियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मानव इतिहास में पहला अवसर था जबकि राष्ट्रसंघ के जीवन काल में पद दलित, अल्पसंख्यकों, रोगियों, शरणार्थियों और अशिक्षितों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार करके उसके निवारण का सामूहिक यत्न किया गया। पहली बार नशीली वस्तुओं और नारियों के व्यापार, बच्चों पर होने वाले अत्याचारों और दास एवं बेगार प्रथा के विरुद्ध राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू हुए। गैर कानूनी संतानों और बाल विवाह जैसी समस्याओं का
जो है समाधान हुआ, उन पर विचार हुआ। अश्लील साहित्य के प्रकाशन की रोकथाम के भी प्रयास हुए। इन गैर राजनीतिक कार्यों में विश्व जनमत राष्ट्रसंघ के साथ था, किंतु राष्ट्रसंघ के शांति प्रयत्नों की आलोचना का पर्याप्त आधार बनता है। राष्ट्रसंघ का पतन उसकी असफलता का प्रमाण हो सकता है, लेकिन युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की तैयारी और बाद में इसका अस्तित्व में आ जाना इसकी सफलता और उपयोगिता का प्रमाण है। लैंगसम के शब्दों में राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी देन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विचार को उन्नत करना था। वाल्टर ने भी लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों, सिद्धांतों और अंगों पर इसकी प्रत्येक बात पर राष्ट्रवाद की स्पष्ट छाप है। राष्ट्रसंघ ने विश्व इतिहास में पहली बार दुनिया के राजनीतिज्ञों को ऐसा मंच प्रदान किया जिसके माध्यम से वे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपने विचार और सुरक्षा व्यक्त कर सकते थे। यह कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के गुटों की कूटनीति के बदले राष्ट्रसंघ ने खुली कूटनीति की परंपरा शुरू की थी। यद्यपि संघ असफल रहा, राष्ट्रसंघ ने ही विश्व मानवता को सहयोग एवं सह अस्तित्व का प्रथम सबक सिखाया। राष्ट्रसंघ के सदस्य देश निस्वार्थ भाव से इसका उपयोग करने का निश्चय करते तो राष्ट्रसंघ शांति का एक शानदार उपकरण सिद्ध होता। तो इस प्रकार से आज हमने इस ई व्याख्यान के माध्यम से राष्ट्रसंघ की असफलता के कारणों के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।